Hello students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is regarding the conservation of plants and animals, and we will study about Red Data Book, endemic species, definition of species, migration, ecosystem, afforestation and reforestation. This is the part of curriculum of the class 8th. So, with a big smile on your face, let's start about it. तो फर्स्ट इज द व्हाट इज रेड डाटा बुक. ये रेड डाटा बुक क्या है एक्चुअली? ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारी अर्थ के ऊपर जितने एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबकी ही डिटेल रहती है. और एक ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स की अलग रेड डाटा बुक होती है, प्लांट्स की अलग रहती है. ऐसा नहीं कि एक ही बुक में सबको इंक्लूड किया जाता है. तो रेड डाटा बुक इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द endangered and rare species of plants, animals, fungi, as well as some local subspecies which are present in a particular area. तो ये है रेड डाटा बुक जिसके अंदर इसकी सारी डिटेल रहती है. इसमें से अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो जो डार्क पार्ट है उसको याद कर लेंगे तो वो आपकी डेफिनेशन वो भी कंप्लीट है. अगर डार्क पार्ट को मैं पढ़ूँ तो क्या बना? द रेड डाटा बुक इज ए डॉक्यूमेंट दैट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट endangered and rare species of plant, animals and fungi. कौन सी संस्था है जो इसको मेंटेन करती है? इट इज़ IUCN. फुल फॉर्म ऑफ IUCN आती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. कई जगह ऐसा भी लिखा गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो भी वो IUCN की ही फुल फॉर्म है. तो ये हर साल इस बुक को पब्लिश करते हैं, प्लांट्स के लिए अलग और एनिमल्स के लिए अलग. और दूसरा याद रखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स. क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स कौन से हैं जिनके बारे में कभी बुक क्वेश्चन आता है आपको कि इंडिया के कौन कौन से मैमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, तो ये याद रखिएगा. दीज आर द कोंडाना रैट, मालाबार सिवेट, कश्मीर स्टैग, रिवर डॉल्फिन एक्सेट्रा. तो कभी एक नंबर का क्वेश्चन हो तो यहाँ से ये ऐड कर लीजिएगा. देन व्हाट आर द एंडेमिक स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको मिले, हर जगह नहीं मिलेंगी. फॉर एग्जांपल अभी मैंने पीछे जब हम रेड डाटा बुक की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हमने क्या पढ़ा? कश्मीरी स्टैग. नाम से पता लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है. रिवर डॉल्फिन, तो ये डॉल्फिन सिर्फ हमारी गंगा मैया में पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती है. तो ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर मिलती हैं, बाकी जगह नहीं मिलती हैं, दे आर नोन एज द एंडेमिक स्पीशीज. तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एंडेमिक स्पीशीज आर दोज दैट आर फाउंड इन जस्ट वन रीजन एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तो बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको. अभी इंडिया की मैंने दो बता दी आपको. अगर इंडिया की आ जाती है तो क्या लिखेंगे? कश्मीरी स्टैग एट कश्मीर, राइट, इन द कश्मीर वैली. रिवर डॉल्फिन इन गंगा रिवर. या और एग्जाम्पल लिखा है जैसे कंगारू की बात करते हैं. कंगारू आपने देखे तो कहाँ के हैं? दे आर ओनली इन द ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ के वो एंडेमिक हैं. एशियाटिक लाइन सिर्फ एशिया में पाया जाता है. गिर फॉरेस्ट लाइन मकाओ, ये तो इंडिया के जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात के उसमें पाया जाता है, जो वेस्टर्न घाट में अवेलेबल रहेगा. तो ये हमारे पास कुछ है क्या है? दीज आर एंडेमिक स्पीशीज़ है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं. तो एंडेमिक स्पीसीज़ के बाद हमें स्पीसीज़ की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए कि स्पीसीज़ कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या है. स्पीसीज़ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यंग वंस को पैदा कर सकते हैं, उन्हीं को स्पीशीज़ कहा जाता है. तो स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन और इंटरब्रीडिंग. जैसे होमो सैपियंस, मनुष्य का, आदमी का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है. तो हमारी स्पीशीज़ क्या है? सेपियंस. हम आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दे आर द, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़. एंड दूसरा क्या है? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं. लिखेंगे कैसे? इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम. अब यहाँ ध्यान रखिए क्या बात है. मान लीजिए हम अपने गांव की बात कर रहे हैं तो डॉग है, कैट है, स्नेक है, रैट है, प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, फंजाई है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, धूप है,
ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम कोई एक ऑर्गेनिज्म एक चीज़ को ले रहा है, दूसरा उसको दे रहा है। तो ये जो आपस की इंटरेक्शन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सर्कल चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जितने मैंने नाम लिए, मैंने क्या कहा, प्लांट्स हैं, ये लिविंग है, एनिमल्स हैं, लिविंग है, फंजाई है, लिविंग है, इंसेक्ट है, लिविंग है। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो होंगी वो जिंदा होंगी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। तो उसके लिए क्या टर्म लगाया जाता है, बायोटिक कंपोनेंट। और उधर क्या कहा, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम में होते हैं, दे आर नोन एज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। तो आपस में न्यूट्रिएंट और एनर्जी का फ्लो होता रहता है और एक दूसरे से ये इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो इकोसिस्टम के बगैर लाइफ जो है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब इकोसिस्टम का अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पे लाइफ जो है मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, ड्रॉट समझते ना, इफ़ देयर इज अ नो रेन फॉर very long a period, then it is known as drought. When there is no water available for drinking and even for the animals, for the plants, then it is a drought. जहाँ ना पीने के लिए पानी, ना खेतों के लिए पानी है, बड़े लंबे समय तक वहाँ बारिश नहीं हुई, तो वो ड्रॉट है, वो सूखा है। अगर कहीं सूखा पड़ गया तो क्या एनिमल्स वहाँ रहेंगे? नहीं ना, तो वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, या वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा, या जैसे बहुत अधिक स्नोफॉल हो गया, आर्कटिक जोन की बात करते हैं, अंटार्कटिका की बात करते हैं, रशियन के अंदर साइबेरिया की बात करते हैं, तो अगर वहाँ ज़्यादा बहुत स्नोफॉल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स सारे बर्फ़ से ढक गए, बर्ड्स को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, वो वहाँ से कहीं और मूव करेंगे। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एनिमल्स, चाहे वो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस को शिफ्ट कर जाते हैं, और दिस इज़ कॉल्ड द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी, द सीजनल मूवमेंट ऑफ ए कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो जो भी एक एरिया से दूसरे एरिया को जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन क्यों होती है? इट इज़ यूजुअली अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर, या तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, फूड सप्लाई, खाने की कमी हो सकती है, और द अमाउंट ऑफ डे लाइट, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो समटाइम इट इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग। सिर्फ कई बार यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी प्रोजनी, अपने बच्चे पैदा करने के लिए भी माइग्रेशन होती है। कुछ एक फिशेज हैं, नॉर्मली सी में रहती हैं, लेकिन एग ले करने के लिए नदियों में आ जाती हैं, रिवर्स की तरफ मूव करती हैं, दैट इज़ आल्सो ब्रीडिंग। ठीक है, दैट इज़ अ मूवमेंट फॉर द ब्रीडिंग। तो हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ माइग्रेशन हुई है, बट इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग। कौन कौन माइग्रेशन करता है? अगर पूछें कि माइग्रेशन किस किस में होती है, ये तो हमें समझ आ गया कि सीजनल मूवमेंट है एनिमल्स की एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ये भी हमें समझ आ गया कि क्यों हो रही है, टेम्परेचर, ड्रॉट, या स्नोफॉल हो गया, या क्या हो गया, वहाँ फूड सप्लाई खत्म हो गई, डे लाइट चेंज हो गया, या सिर्फ ब्रीडिंग के लिए, यंग वंस प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन करता कौन कौन, बता दिया आपको, मैमल्स, इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स, सब यहीं मूव करते हैं। अगर इनकी बात करें हम, तो ये जो आपके सामने बर्ड्स अभी आए हैं, इनको क्या बोलते हैं, दे आर साइबेरियन क्रेन्स। ये साइबेरियन क्रेन्स हैं। ये अगर आपने 7th में पढ़ा है तो आपको पता है कि लगभग 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं साइबेरिया टू इंडिया। मैकेनिज़्म आज तक साइंटिस्ट इतना कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं कि कैसे ये इतने किलोमीटर का सफ़र तय करके इंडिया ही पहुंचते हैं। फिर इनके यंग वंस पैदा होते हैं, अंडे देते हैं, और फिर साइबेरिया की ओर मूव कर जाते हैं। साइबेरिया में इतनी ज़्यादा इन दिनों बर्फ़ होती है कि इनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, ना तो हैबिटेट है ना फूड है, दैट्स वाई दे इधर को आ जाते हैं। तो इनका जो मैकेनिज्म माइग्रेशन है अभी फुली अंडरस्टूड नहीं है। कुछ बोलते हैं कि सन की डायरेक्शन के साथ है, कुछ लैंडमार्क्स की हेल्प से हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की बात करते हैं, बट स्टिल द स्टडीज़ आर गोइंग ऑन। तो आपके पास मौका है इस पे काम करने का और पीएचडी करने का। आप इसको निकालिए, इसके पीछे का असली जादू, और पीएचडी कर जाइए। देन व्हाट इज एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन? देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में एक टर्म पढ़ा, डीफॉरेस्टेशन। क्या था डीफॉरेस्टेशन? इट इज़ द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन, फॉर द पर्पज मेकिंग बिल्डिंग, रोड्स, माइनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जंगल को काटना क्या है?
जगह साफ कर लेनी, डिफॉरेस्टेशन। लेकिन उस कटे हुए जंगल की जगह अगर हम दोबारा नया जंगल लगा देते हैं, कटे हुए जंगल पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पहले फॉरेस्ट था वहीं हमने नया फॉरेस्ट लगाया है, देन इट इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। तब तो उसको बोलना है रीफॉरेस्टेशन। एक ऐसी लैंड थी जो शुरू से ही बंजर थी, उसके ऊपर था ही कुछ नहीं, कोई प्लांट नहीं था, ऐसी बंजर लैंड के ऊपर हमने एक बैरन लैंड के ऊपर, बंजर को क्या बोलते हैं, BARREN, बैरन। तो बैरन लैंड के ऊपर अगर हमने फॉरेस्ट ग्रो कर दिया है तो उसको बोलते हैं हम एफॉरेस्टेशन। तो लिखेंगे कैसे एफॉरेस्टेशन को, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और फॉरेस्ट कवर ऑन अ लैंड विच हिस्टोरिकली डिड नॉट कंटेन फॉरेस्ट, जिसने इतिहास में कभी वहाँ पे जंगल था ही नहीं, उस जगह पे अगर आपने जंगल उगा दिया है तो देन इट इज़ नॉन एज एफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इट इज़ द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट कवर ऑन लैंड विच प्रीवियसली कंटेन्ड फॉरेस्ट दैट वाज कन्वर्टेड टू अनदर लैंड यूज। एक ऐसी जगह जहाँ पहले जंगल था लेकिन उसको बदल के किसी और यूज के लिए मॉडिफाइड किया गया था, वहाँ अगर हमने फिर से जंगल लगा दिया देन इट इज़ नोन एज अ रिफॉरेस्टेशन। तो प्लीज़ जब भी कभी रेनी सीजन रहता है तो ब्रॉड लीव्स के जितने पौधे होते हैं जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, उन पौधों की टहनियों को ही रोक दीजिए, वन अपने आप तैयार हो जाएंगे। हम जानते हैं वन है तो जीवन है, तो इस जीवन को, अपने जीवन को बचाने के लिए वनों को बढ़ाते रहिए और आगे से आगे अपना जो जितना कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।